बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 ये कहता है कि जहां तक सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत के दावे का संबंध है तो हमें इसमें से गलत तर्क को चुनना है। ठीक है, इन पर हमें विचार करना है कि इसमें से कौन सा जो तर्क है वो गलत है। ठीक है, तो हम आते हैं अपने पॉइंट नंबर 1 पे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वित्तीय योगदान किया है। बिल्कुल, भारत वित्तीय योगदान करता है संयुक्त राष्ट्र में और इसके भुगतान के लिए हमेशा लड़खड़ाता है। ये बिल्कुल गलत है। भुगतान में भारत कभी भी लड़खड़ाया नहीं है। सेकंड हमारा पॉइंट है कि भारत विश्व पटल पर एक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। बिल्कुल उभरा है। भारत की कंडीशन जो है वो अच्छी होती जा रही है। थर्ड हमारा पॉइंट क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लगभग सभी पहलों में भाग लिया है। बिल्कुल सही है। फोर्थ है कि संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना में भारत की भूमिका लंबी और महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ये राइट आंसर है। भारतीय सरकार द्वारा अपनी जो सेना है और अपनी जो पुलिस है उसके कुछ अधिकारी को भेजा जाता है शांति सेना के रूप में। जिन भी कंट्रीज में शांति की स्थापना कर रही है वहां पर भेजा जाता है। उस सेना को बोला जाता है नीली हेमलेट हेलमेट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा राइट आंसर इसमें क्या होगा? तो आंसर इस होगा हमारा, क्योंकि हमें इसमें गलत तर्क की संख्या देखनी है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए सही होगा कि हमारा जो फर्स्ट वाला है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम। इसमें भी कथन और कारण का है ये क्वेश्चन। नीति आयोग एक गैर संवैधानिक आयोग है। बिल्कुल ये सही है। इसका उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण यह है कि भारत के जो मुख्यमंत्री है वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष है। नहीं भाई नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। मुख्यमंत्री नहीं है इसके पदेन अध्यक्ष, ये हैं हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री वो होते हैं नीति आयोग के अधीन अध्यक्ष। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, कि भाई कथन तो हमारा सही है लेकिन इसका कारण जो है वो है गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 46। अंतरराष्ट्रीय संगठन किन मामलों में मदद करता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है हमारा करंट में? वो है हमारा यूएन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जो है किन मामलों में मदद करता है? इसके ऑप्शंस हम देखेंगे। रहने की बेहतर स्थिति और लोकतांत्रिक देशों की स्थापना में। बच्चों, लाइन बिल्कुल सही है, लेकिन यूएन के पास में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी भी देश की स्थिति को अच्छा कर सके अपने दम पर, क्योंकि यूएन को फंडिंग जो है वो इसके सदस्य देशों के द्वारा ही प्रदान की जाती है, इसलिए ये नहीं होगा। बी पे आते हैं, शांति और युद्ध के मामलों में। बिल्कुल आपको पता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सेना तैयार करी जाती है और जिस भी देश में, जिस भी क्षेत्र में अशांति की स्थिति हो वहां पर शांति लाई जाती है। ठीक है, तो ये बी हमारा बिल्कुल सही है। सी है हमारा मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने में। बिल्कुल ये सही है, ये राइट है बिल्कुल। और डी है क्षेत्रीय विवादों को हल करने में। तो भाई यूएन के पास नहीं है इतनी पावर कि वो क्षेत्रीय विवादों को हल कर सके। तो इस हिसाब से हमारा है ऑप्शन ये बी और सी सही है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? क्या इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ा? ठीक है, हम देखते हैं इसके ऑप्शन क्या है। सत्ता के बंटवारे की अवधारणा को साकार किया गया। बिल्कुल। भिन्नता के सिद्धांत को भी स्वीकार किया गया। हाँ, हमने स्वीकार किया।
राज्यों के सीमांकन के लिए एक समान आधार पाया गया। एक समान आधार क्या होगा भाई, कि सभी राज्यों का जो विभाजन है उसका आधार जो है भाषा होगा। बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसका माइनस पॉइंट, इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ा? इसका नेगेटिव इफेक्ट ये पड़ा कि देश के कई क्षेत्रों में छोटे अलग राज्यों के गठन की जो मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गए। तो राइट आंसर होगा हमारा ये, इसका ये नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कि नेहरू युग के दौरान हमारे देश में कुछ राजनीतिक दलों और समूहों ने क्यों माना कि भारत को अमेरिका के नेतृत्व वाले ब्लॉक के साथ में अधिक मित्रवत होना चाहिए? ठीक है, इसके ऑप्शन हम देखते हैं। क्यों उनका, उन्होंने कारण क्या दिया, रीजन क्या दिया कि भाई जो अमेरिकी गुट है ये तो लोकतंत्र का समर्थक है, इसके अलावा भाई पूंजीवाद को भी बढ़ावा देता है, इंडस्ट्री लगा रहा है अपनी काफी सारी, कंटिन्यू जो है डेवलप हो रहा है, तो भाई हम क्यों नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा है कि अमेरिका ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जब भारत ने अपने परमाणु परीक्षण किए थे तो अमेरिकी जो गुट के जो देश हैं उन्होंने ही भारत पर काफी प्रतिबंध लगाए थे। दोनों परमाणु परीक्षण जब हमने किए थे तो अमेरिकी गुट के देशों ने हम पर प्रतिबंध लगाए थे। ठीक है, अमेरिका ने अपनी सभी नीतियों में भारत का समर्थन किया है, ये भी बिल्कुल गलत है। अमेरिका भारत के बहुत करीब है, ये भी गलत है। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। तो इसमें बच्चों ये देखो, आपको ये एक कार्टून दिख रहा है। इस कार्टून में ये जो नेता है ये है हमारे नेहरू जी, और ये और भी सारे जो नेता हैं, ठीक है, ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा तो अलग राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पर। ठीक है, और नेहरू जी जो है बड़े हैरान परेशान से बैठे हुए हैं कि भाई मैं क्या करूं अब। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पर हम आते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बनने वाले पहले राज्य का चयन करें। तो आपको पता है कि पहला जो हमारा राज्य है वो था आंध्र प्रदेश, जो कि कब बना था, वो बना था हमारा 1953 में, जब पोटी श्री रामालू ने आमरण अनशन कर दिया था और वो मर गए थे। ठीक है, तो देश को आंदोलन से बचाने के लिए नेहरू जी ने तुरंत आंध्र प्रदेश राज्य की घोषणा करी, जो कि एक तेलुगु भाषी राज्य था। इसके अलावा अब भाई, अब देखो सोचने वाली बात है कि भाई आंध्र प्रदेश का विभाजन बन गया एक नया स्टेट, ठीक है, वो भी भाषा के आधार पर। तो भाई जो बाकी के जो स्टेट हैं, बाकी के जो क्षेत्र हैं जो कि इतने सालों से मांग कर रहे हैं, तो भाई वो भी आंदोलन करेंगे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए नेहरू जी ने क्या किया कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति करी 1953 में। इन्होंने जो अपनी रिपोर्ट है जो 1956 में पेश करी कि और कौन से क्षेत्र हैं ऐसे जहां पर की भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण किया जा सकता है। क्यों? ताकि देश को विभाजित होने से रोका जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करना है और दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। तो बच्चों आपको पता है कि ये जो हमारा लोगो है, ये लोगो है संयुक्त राष्ट्र संघ का। इसे यूएन बोला जाता है, यूनाइटेड नेशंस। अब इसके क्वेश्चन पे हम विचार करते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन क्या है, यह लोगो किसका प्रतीक है। तो यह लोगो, क्योंकि ये यूएन संगठन है, तो यूएन जो है वो विश्व शांति पर जोर डालता है। ठीक है, तो ये लोगो किसका प्रतीक है, ये प्रतीक है विश्व की शांति का। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। ये भी एक कार्टून है, देखो हम इस कार्टून को समझते हैं। इसमें ये एक नेता है जो कि है अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश। इनके एक हाथ में है यूएन का लोगो, ठीक है, दूसरे हाथ में है वॉर। ये कह रहे हैं
इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल। अगर तुम इससे नहीं मानोगे, ठीक है, यूएन से तुम नहीं मानोगे, तो तुम्हें जो है वॉर से, युद्ध से समझाया जाएगा, लेकिन तुम्हें माननी तो मेरी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो चित्र है ये क्या संदेश देता है? ये संदेश दे रहा है कि दुनिया को नियंत्रित करने के लिए अब सैन्य शक्ति का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, या तो भाई तुम यूएन की बात मान लो, ठीक है, नहीं तो तुम्हें फिर वॉर से समझाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ के आधार पर हम क्वेश्चन करेंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 52 है कि 1947 में भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक क्यों साबित हुआ? देखो बच्चों, पैराग्राफ को अटेंड करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले आप अपने क्वेश्चंस पढ़ लो, ठीक है, और उस पर अंडरलाइन कर दो। इसमें क्या पूछ रहा है कि भाई दर्दनाक जो है क्यों साबित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सी कठिनाइयां आई। फिर नेक्स्ट है कि अगर विभाजन नहीं होता तो भारत की जो है विश्व में क्या स्थिति होती। ठीक है, और फिर जो है इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है कि पाकिस्तान के निर्माण का निर्णय जो है किस प्रकार हुआ। अब जो है हमने अब पैराग्राफ अब पढ़ेंगे, उसके बाद में आपको अपने जो है ये क्वेश्चन अटेंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 52 है, ये है, कह रहा है कि 1947 में भारत का विभाजन बहुत दर्दनाक क्यों साबित हुआ। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, राइट आंसर होगा, क्यों, ये होगा ऑप्शन नंबर डी। 53 है, विभाजन के मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां उत्पन्न हुई थी। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर, देखो इसमें आपको थोड़ा इसमें हम थोड़ा पढ़ते हैं इसको, कि ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की एक भी पट्टी नहीं थी। मतलब एक भी ऐसा एरिया नहीं था कि भाई इस एरिया में मुसलमान ज्यादा हैं, क्योंकि हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम इस तरह से मिले हुए क्षेत्र थे, दोनों ही धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे। तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई ये जो एरिया है यहाँ पर मुस्लिम ज्यादा है या ये इस एरिया में यहाँ पर कम है। तो जो ब्रिटिश भारत में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की एक भी पट्टी नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा सभी जो मुस्लिम थे वो नहीं चाहते थे कि भाई हम तो पाकिस्तान में जाएं। ठीक है, तो ये मेन कठिनाइयां थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं हम, कि यदि भारत का विभाजन नहीं होता तो विश्व में भारत की क्या स्थिति होती। तो विश्व में क्या स्थिति होती बेटा, आप करंट में आप मैप देखना। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, अगर ये करंट में भारत के देश होते तो भारत जो है वो प्रादेशिक क्षेत्र से बहुत ही बड़ा राष्ट्र होता। और चूंकि ये इतना बड़ा एरिया है क्षेत्रफल के हिसाब से, तो वैश्विक स्तर पर भी इसकी बहुत ही बड़ी भूमिका ये निभाता। तो इसलिए हमारा इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि भाई ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 55, इस पर हम विचार करते हैं। पाकिस्तान के निर्माण का जो निर्णय है वो किस प्रकार से किया गया था। जो कारण है, कारण के रूप में हमें गलत कथन का इसमें चयन करना है। तो भाई देखते हैं कि भाई क्या क्या कारण है। इसमें हमें गलत कथन का चयन करना है। ठीक है, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा थी, ये तो बिल्कुल सही है। 1940 के दशक में कई राजनीतिक घटनाक्रम हुए, तो उसका इससे कोई मतलब नहीं है। अंग्रेजों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी पाकिस्तान के निर्माण में, और जो हमारी अंतरिम सरकार थी वो भी विफल हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एक और पैराग्राफ है आपका, इसको आप लोग पढ़ना। पहले आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में पैराग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया है तो मैं आपको ये सॉल्व करवाती हूँ। नो फर्स्ट यूज की जो नीति है की समीक्षा और परिवर्तन क्यों किया गया। देखो बच्चों, भारत जो है परमाणु संपन्न देश हो गया था। उसने अपना फर्स्ट जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था 1974 में, और सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था 1998 में। ठीक है, तो 1998 में जब भारत ने अपना
परमाणु परीक्षण किया तो उसमें भारत ने अपने कुछ परमाणु सिद्धांत दिए थे, जिसमें भारत ने ये कहा था कि भारत जो है कभी भी परमाणु हथियारों का प्रयोग पहले नहीं करेगा। नो फर्स्ट यूज की नीति की बात भारत के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो इस नो फर्स्ट यूज की नीति को अभी थोड़ा चेंज किया गया है, इसमें परिवर्तन किया गया है। तो आपको बताना है कि भाई ये परिवर्तन क्यों किया गया है। ठीक है, इसके ऑप्शंस पर हम विचार करते हैं। भारत अब एक शांति उन्मुख राष्ट्र नहीं है। नहीं, बिल्कुल है भारत शांति उन्मुख राष्ट्र। भारत यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। बिल्कुल बनना चाहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत ने इस कारण से अपनी नीति को, नो फर्स्ट यूज की नीति को चेंज किया है। ठीक है, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं होगा, आंसर नहीं होगा ये भी। भारत की क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। इसका आंसर बच्चों ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यू भारत पर पाकिस्तान की साइड से जो हमारी बॉर्डर है, हमारे सैनिकों को मारा जा रहा है। ठीक है, गलवान की घाटी, डोकलाम विवाद चाइना के साथ हो रहा है, इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी काफी ज्यादा विवाद चल रहे हैं। तो अगर इस कंडीशन में भी, इस सिचुएशन में भी अगर भारत कहे कि भाई नहीं, मैं तो नो फर्स्ट यूज की मैं नीति अपनाता हूं, तो चाइना और पाकिस्तान जैसे ये जो देश हैं, ये भारत से तो भाई बिल्कुल डरेंगे भी नहीं। तो इसलिए जो है भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज की नीति को चेंज किया है, और भारत ने ये कहा है कि अब अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हारे ऊपर जो है परमाणु अटैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है इन कंट्रीज में भी अब भारत की जो छवि थी कि भाई अब, कि भाई भारत तो जो है कभी भी ऐसा कुछ परमाणु अटैक कर ही नहीं सकता, तो थोड़ा चेंज हुआ है कि भाई आप भारत को आप ज्यादा परेशान करोगे, तुम्हारे ऊपर वो परमाणु हमला भी कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। भारत डैश में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहता है। तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पाना चाहता है। ठीक है, जो कि काफी मुश्किल है। और करंट में जो है भारत जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए बन गया है। इसमें आपको देखना है कि भाई सीटीबीटी का कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो भाई सीटीबीटी आपको पता है बच्चों, कॉम्प्रिहेंसिव, देखो सीटीबीटी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, ये इसका फुल फॉर्म है, जिसे हिंदी में बोला जाता है व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि। ठीक है, तो ये होगा हमारा, आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। भारत की परमाणु नीति निम्नलिखित में से अपना संकल्प दोहराती है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कौन सा हमारा ऑप्शन हो सकता है। अपनी क्षेत्रीय सर्वोच्चता को स्थापित करना, इसे सार्क के संरक्षण के रूप में स्थापित करना, निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय शांति की स्थापना करना, दूसरों के साथ शत्रुता में संलग्न होना। ये तो बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारा भारत की परमाणु नीति के संदर्भ में है, कि परमाणु नीति के संदर्भ में भारत अपना क्या संकल्प दोहराता है। तो इसका आंसर होगा हमारा ये, कि निरस्त्रीकरण और क्षेत्रीय जो शांति है उसकी उसकी स्थापना में भारत अपना संकल्प दोहराता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। भारतीय विदेश नीति कारकों की एक विस्तृत श्रृंखला से प्रेरित है। इसमें से हमें गलत कारक को पहचानना है। तो देखते हैं हम इसमें। राष्ट्रीय एकता बिल्कुल सही है। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं का संरक्षण, ये भी बिल्कुल सही है। अलायंस बिल्डिंग, ये गलत है बच्चों। राष्ट्रीय हित, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। तो इसी के साथ बच्चों हमारा जो ये मॉडल टेस्ट पेपर है
ये आपसे आज डिस्कस किया गया है। अगर किसी भी बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है या आपको लगता है कि मैम इसमें ये करेक्शन आपको करना चाहिए वीडियो बनाने में, तो आप मुझे अपने जो सजेशंस हैं आप मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू बच्चों।